योहिया सवार हमास के नए सरबराह इसराइल को मतलूब क्यों है? तूफान और अक्सा के मास्टरमाइंड को ही नया सरबराह क्यों चुना गया? योहिया सवार को खान यूनुस का कसाब क्यों कहा जाता है? इस तैनाती के पीछे इसराइल के लिए क्या पैगाम है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। आलमी दुनिया की नजरें इस वक्त अमन और अमान की जानिब लगी हुई हैं ताकि दुनिया को तीसरी जंग के मंडलाते खतरे से दूर रखा जा सके। ऐसे में हमास लीडर की मौत और फिर दूसरे सरबराह की तैनाती भी सबकी नजरों में है। ऐसे में कतर में हमास की क़यादत अपना नया सरबराह मुंतखब करने के लिए जमा हुई। गजा में हमास और इसराइल जंग के बीच बहुत से रहनुमा अभी तक इस्माइल हनिया की हलाकत की खबर से संभले नहीं थे। हमास के साबिक सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक धमाके में जाँ बाक हो गए थे, जिसके पीछे मुबैना तौर पर इसराइली हाथ था। तहम इसराइल की जानिब से अब तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया गया। ये वाज़ेह था कि इनका मुतबादिल फौरी तौर पर मुंतखब किया जाना ज़रूरी है। दोहा में इस्माइल हनिया की याद में हमास रहनुमा कंधे से कंधा जोड़े एक बड़े सफ़ेद खेमे में जमा हुए, जहां ज़मीन पर कालीन बिछे हुए थे और हर तरफ इस्माइल हनिया की तस्वीर आवेज़ा थी। ये सिर्फ एक तंजीमी तकरीब नहीं थी, बल्कि एक अहद के इख्तिताम और एक नए और शायद ज़्यादा शिद्दत पसंदाना दौर के आगाज़ का ऐलान भी था। ताहम ये पहला मौका नहीं है जब हमास की आला क़यादत को एक गैर मुतवक्किल जनाजे के बाद नया सरबराह मुंतखब करने के लिए इकट्ठे होते देखा गया हो। 2004 में जब इसराइल ने हमास के बानी सरबराह शेख अहमद यासीन को कत्ल कर दिया था, तो इस वक्त भी ऐसी ही एक तकरीब गजा में इनके घर पर मुनक्किद हुई थी। सिर्फ एक ही माह बाद इसराइल ने शेख अहमद यासीन की जगह लेने वाले अब्दुल अजीज को भी हलाक कर दिया। लेकिन इस बार बंद कमरे में होने वाली बातचीत में हमास की क़यादत को मौजूदा दौर के बहरान और दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक था। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास ने जनूबी इसराइल में हमला किया था, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए और 250 के करीब यरगमाल बनाए गए थे। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक तकरीबन 40,000 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और गजा में निज़ इमारत भी तबाह हो चुकी हैं। गजा में 2007 से बरसर इक़्तिदार हमास को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हनिया की हलाकत, जिसे वो हमेशा एक महफूज मुकाम समझते थे, तंजीम के लिए एक तकलीफदार झटका साबित हुई। हमास को यकीन है कि हनिया को इस वक्त एक टैंक शिकन मिसाइल से हलाक किया गया जब वो अपने फ़ोन पर ब्राउजिंग कर रहे थे। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा है कि इस हमले में 7 किलो वजनी वार हेड इस्तेमाल हुआ। चंद मगरबी मीडिया की खबरों में भी कहा गया कि इस्माइल हनिया को कमरे की छत में छुपाए गए बम की मदद से हलाक किया गया। नए हमास लीडर की तैनाती के लिए दोहा में ताज़ियती तकरीब के दौरान एक 60 साल बारे शख्स कोने में खड़ा था, जिसके सफ़ेद बाल इसे मुमताज़ बना रहे थे। बज़ाहिर वो शख्स गैर अहम नजर आना चाहता था, वो कोई आम आदमी नहीं था। ये शख्स साइब में रहने वाला अबू उमर हसन था। अबू उमर हसन या मोहम्मद हसन दरवेश हमास की सुप्रीम शोरा कौंसिल के सरबराह और हमास के तंजीमी ढांचे और आइन के मुताबिक वो तंजीम के अबूरी सरबराह बनने के लिए बेहतरीन इंतखाब थे। इस वक्त तक जब अगले साल मार्च में बाकायदा इंतखाबात से नया सरबराह मुंतखब ना कर लिया जाए। अबू उमर हसन के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी कार्रवाइयाँ करने वाली शख्सियत है। 2 दिन तक हमास की क़यादत बंद कमरों के पीछे इस सवाल पर गौर करती रही कि इस तंजीम का नया सरबराह कौन होगा। दोहा में 2 दिन के दौरान हमास के अहम रहनुमाओं के दरमियान अगले सरबराह की तैनाती पर बहस हुई, जिसमें 2 नाम सामने आए। एक नाम मोहम्मद हसन दरवेश का भी था, जो हमास की शोरा कौंसिल के सरबराह है, लेकिन इजलास ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सवार को चुना, जो कि इसराइल के लिए एक पैगाम था कि इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया, जो मामला हल करने में दिलचस्पी रखते थे, मगर अब उन्हें सवार और अस्करी क़यादत का सामना करना होगा। इस्माइल हनिया को खित्ते में बैनुल-अक़वामी सफारतकार हमास की दीगर क़यादत के मुकाबले में समझदार शख्सियत माना जाता था, जो हमास का अहम चेहरा थे। दूसरी जानिब सवार की बात की जाए तो इनको हमास की सबसे ज़्यादा शिद्दत पसंद शख्सियत समझा जाता है। सवार की ज़ाहिरी शबिया की बात करें तो इनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं, जबकि इनकी भवें काली हैं, जो इनको ज़ाहिरी तौर पर मुनफरिद बनाती हैं। इसराइल इस समेत दीगर हमास रहनुमाओं को 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल पर होने वाले हमलों का जिम्मेदार ठहराता है, जिसमें 1200 अफराद हलाक हुए, जबकि 250 यरगमाल बनाए गए। अक्टूबर के आगाज में इसराइल डिफेंस फोर्सेस के तर्जमान का कहना था कि योहिया सवार कमांडर है और इन्हें हलाक कर दिया जाएगा। इस वक्त इसराइल का मानना था कि वो गजा में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में कहीं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मौजूद हैं, उस डर से कि किसी से राब्ता ना कर रहे थे कि कहीं इनकी लोकेशन के बारे में इसराइल को मालूम ना हो जाए। मगर हमास क़यादत ने आखिर में योहिया सवार को ही चुना, जो 2017 से गजा में हमास के सरबराह हैं।
अगरचे ये इंतखाब बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन होगा, लेकिन जिन लोगों ने 2011 में इसराइली कैद से आज़ादी के बाद से इनका सफ़र गौर से देखा है, वो ये बात जानते हैं कि एक न एक दिन यहोशा सवार हमास की क़यादत ज़रूर संभालेंगे। यहोशा सवार 61 बरस के हैं और उन्हें उर्फ़ आम में अबू इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। वो गजा की पट्टी के जनूब में खान यूनुस के एक पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुए। इनके वालिदैन का ताल्लुक अस्कलान से था और इन्हें अल-नक्बा यानी इसराइल के क़याम के नतीजे में 1948 में बड़े पैमाने पर जबरन अपने आबाई इलाके छोड़कर हिजरत करना पड़ी थी। उन्होंने खान यूनुस के एक सेकेंडरी स्कूल से तालीम हासिल की, फिर गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी ज़ुबान में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। सवार की जवानी के दिनों में खान यूनुस अख़वानुल मुस्लिमीन नामी तंजीम के गढ़ के तौर पर उन्हें देखा जाता था। सवार को 1982 में पहली मरतबा इसराइल ने इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो 19 बरस के थे। उन्हें इंतहा पसंद सरगर्मियां करने पर सन 1985 में गिरफ्तार किया गया। ये वो वक्त था जब उन्होंने हमास के व्हीलचेयर तक महदूद बानी शेख अहमद यासीन का एतमाद हासिल कर लिया था। दोनों के दरमियान कुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। ये रिश्ता सवार के तंजीम में इनके बारे में तासुर के हवाले से गहरा असर डालने का बायस बना। 2 साल बाद यानी 1987 में हमास का क़याम अमल में आया और सवार ने ही ग्रुप का दाखिली सिक्योरिटी शोबा कायम किया, जिसे मजद का नाम दिया गया। वो इस वक्त सिर्फ 25 साल के थे। अल-मजद जल्द ही ऐसे लोगों को सजाएं देने के बारे में बदनाम हुआ जिस पर इखलाकी जराइम के इल्ज़ामात थे। उन्होंने इस दौरान ऐसी दुकानों पर छापे मारे जो सेक्स वीडियोस रखते थे और साथ ही ऐसे किसी भी शख्स को हलाक कर दिया जिस पर इसराइल के साथ ताउन करने का भी इल्ज़ाम था। वो मुतअद्दिद ऐसी जालिमाना हलाकतों में मुलव्विस थे जिनमें हलाक होने वालों पर इसराइल की हिमायत करने का भी इल्ज़ाम था। कुछ को तो उन्होंने अपने हाथों से कत्ल किया और वो इस बात पर फख्र करते थे। इसराइली हुकाम के मुताबिक उन्होंने बाद में ये भी तस्लीम किया कि उन्होंने एक मुश्तबा मुखबिर को सज़ा इस तरह दी थी कि इसके भाई को ही इसे जिंदा दरगोर करने का कहा और मट्टी फेंकने के लिए आखिर में इसे बेलचे की जगह चम्मच का इस्तेमाल करवाया। वो ऐसे आदमी हैं जिनके इर्द गिर्द इनके हिमायती और मद्दाह भी हैं, जिनमें कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो सिर्फ इसके लिए इनके साथ होते हैं क्योंकि वो इनसे डरते हैं और इसके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। 1988 में सवार ने मुबैना तौर पर 2 इसराइली फौजियों का अगवा और हलाकत की मंसूबाबंदी की थी। इन्हें इसी साल गिरफ्तार किया गया था और इसराइल में इन्हें 12 अफराद के कत्ल के बायस 4 मरतबा उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। सवार ने 1988 से 2011 तक 22 साल जेल में गुजारे, जो इनकी उधेड़ उम्र का बड़ा हिस्सा बनता है। वहाँ इनका वक्त कुछ अरसा कैद तन्हाई में भी गुजरा और इसके बायस इनमें अस्करियत पसंद अनासिर भी मजीद शिद्दत पकड़ गए। वो ताकत के जरिए अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हुए। उन्होंने खुद को कैदियों में भी बतौर रहनुमा मनवाया और जेल इंतजामिया से इनके लिए मुज़ाकरात भी किए और कैदियों में नज़्म व ज़ब्त कायम करने की कोशिश भी की। इसराइली हुकूमत की जानिब से सवार के किरदार के बारे में किए गए तज्ज़िये के मुताबिक वो एक जाबिर दबदबा वाले और बाअसर रहनुमा हैं जिनमें बर्दाश्त, चालाकी और साज़बाज करने और थोड़े वसाइल पर गुजारा करने की गैर मामूली सलाहियतें हैं। वो जेल में भी कैदियों के दरमियान राज रखते थे और इनमें हजूम की सरबराही करने की सलाहियत थी। वो एक पुरस्कार और पेचीदा शख्सियत के मालिक हैं। जब सवार जेल में थे तो उन्होंने इब्रानी जुबान पर अबूर हासिल कर लिया था और इसराइली अखबारात पढ़ते थे। सवार को 2011 में एक मुआहदे के बाद छोड़ दिया गया था जिसमें 1028 फलस्तीनी और इसराइली अरब कैदी रिहा हुए और इसके बदले में अकेले इसराइली यरगमाली फौजी जेलाद शालियत की रिहाई मुमकिन हुई। शालियत को अगवा के 5 साल बाद तक यरगमाल बनाया गया और ये काम हमास के दीगर कारकुनों समेत सवार के भाई ने किया था, जो इस वक्त भी हमास के सीनियर फौजी कमांडर हैं। इस वक्त तक इसराइल ने गजा की पट्टी का कब्जा खत्म कर दिया था और इस पर हमास का कंट्रोल था। ये इलेक्शन जीतने और अपने हरीफ यासिर अराफात की जमात अल-फतह पार्टी को पट्टी से मुकम्मल तौर पर खत्म करने की वजह से हुआ। इस दौरान अल-फतह पार्टी के मुतअद्दिद कारकुनों को इमारत के ऊपर से नीचे फेंका गया था। जब सवार गजा वापस गए तो उन्हें फौरी तौर पर बतौर रहनुमा तस्लीम कर लिया गया। इसका ज़्यादा ताल्लुक इस बात से था कि उन्होंने हमास के बानी लीडर के तौर पर नाम कमाया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल भी जेल में गुजारे। इसके अलावा लोग इनसे डरते थे। ये वो शख्स है जिसने लोगों को अपने हाथों से कत्ल किया है। वो एक हाई वक्त में बहुत जालिम, जारी मिजाज और पुरकशिश शख्सियत का मालिक है, लेकिन इन्हें अच्छी तकरीर करनी नहीं आती। लेकिन वो जब आवाम से बात कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि हजूम में से कोई बोल रहा है। जेल से रिहा होने के फौरन बाद सवार ने फौरी तौर पर अज़ुल क़साम ब्रिगेड और चीफ ऑफ स्टाफ मरवान ईसा से इत्तेहाद कर लिया। 2013 में इन्हें गजा में हमास के सियासी ब्यूरो कारकुन मुंतखब किया गया, जिसके बाद 2017 में उन्हें इसका सरबराह बना दिया गया।
सवार के छोटे भाई मोहम्मद ने भी हमास के लिए अहम किरदार अदा किया। वो इसराइल की जानिब से मुतअद्दिद कातलाना हमलों में बचने में कामयाब हुए, लेकिन फिर हमास ने 2014 में इनकी हलाकत की तस्दीक की, मगर वो अब भी जिंदा हैं और हमास के अस्करी शोबे में मुतहरिक हैं और गजा में सुरंगों में छुपे हुए हैं। मुमकिन तौर पर 7 अक्टूबर के हमलों में भी किरदार अदा कर चुके हैं। सवार की मुबैना पुरतशद्दुद फितरत के बायस उन्हें खान यूनुस का कसाब का नाम भी दिया गया। वो ऐसी शख्सियत है जो नज़्म व ज़ब्त का भरपूर ख्याल रखते हैं और अगर आप सवार की हुक्म अदूली करें तो ये अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाने के मुतरादिफ होगा। इन पर यह इल्ज़ाम भी है कि 2015 में हमास कमांडर मोहम्मद अश्तवी की कैद इन पर तशद्दुद और कत्ल के जिम्मेदार भी थे। महमूद अश्तवी पर बदउनवानी और हमजींस परस्ती के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। 2018 में उन्होंने इन हज़ारों फ़लस्तीनियों के लिए हिमायत का ऐलान किया जो अमरीकी सिफारतखाने तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए गजा की पट्टी और इसराइल के दरमियान मौजूद सरहदी फसील को पार करना चाहते हैं। इस साल के अवाखिर में उन्होंने दावा किया कि वो गरब उर्दुन के फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हिमायतों के हाथों एक कातलाना हमले में बचने में कामयाब हुए। तहाँ वो इससे कबल इसराइल से जंगबंदी कैदियों के तबादले और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करते रहे हैं। इसराइली डिफेंस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से अक्सर का ये भी मानना है कि सवार को यरगमाली इसराइली फौजियों के बदले जेल से छोड़ना संगीन हमाकत थी। इसराइलियों का मानना है कि उन्हें ये कहकर तहफ़्फ़ुज़ का झूठा एहसास दिलवाया गया कि हमास को मुआशी तौर पर मजबूत करके और मज़ीद वर्क परमिट देकर तहरीक की जंग करने की सलाहियत मान पड़ सकती है। ताहम ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। वो अपने आप को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जो फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहते हैं। वो गजा में लोगों की मुआशी सूरत हाल बेहतर करने और इन्हें सोशल सर्विसेज देने के हक में नहीं। 2015 में अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर सवार का नाम आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त में डाल दिया था। मई 2021 में गजा की पट्टी में इसराइली फ़ज़ाई हमले में इनके घर और दफ्तर को निशाना बनाया गया। अप्रैल 2022 में टेलीविज़न पर एक खिताब के दौरान उन्होंने लोगों को किसी भी तरह से इसराइल पर हमला करने की तरगीब दी थी। सवार ईरान से भी खासे करीब है। एक शिया मुल्क और एक सुन्नी तंजीम के दरमियान इत्तेहाद कभी भी वाज़ा नहीं होता, लेकिन दोनों का एक ही हदफ है और ये कि इसराइल को ख़त्म करना है और यरूशलेम को इसराइली कब्जे से आज़ाद करवाना है। सवार ने 2021 की एक तकरीर में ईरान का शुक्रिया भी अदा किया। वो कहते हैं कि अगर ईरान ना होता तो फ़लस्तीन में मुज़ाहमत मौजूद सलाहियतों पर ना चलाई जा सकती। अगर वो हलाक होते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इनकी जगह कोई और आ जाएगा। इसके लिए भी इंतज़ाम मौजूद है। हमास का कोई भी रहनुमा अस्करी तंजीम से इतना करीब नहीं है जितना योजा सवार हैं। योजा के भाई मोहम्मद हमास की सबसे बड़ी अस्करी बटालियन की क़यादत करते हैं, जबकि मोहम्मद ज़ई हमास के अस्करी सरबराह ना सिर्फ इनके हमसाए रहे हैं बल्कि इनके क्लास फेलो भी दोस्त भी हैं। ये दोनों खान यूनुस के वसी और इस पनाह गज़ीन कैंप में इकट्ठे पले बड़े थे। तहम बहुत से लोग हमास के सबसे अहम ओहदे पर योजा सवार की तैनाती को पागलपन से तशबीह देंगे। इस वक्त वो इसराइल को मतलूब अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हमास की क़यादत में बहुत से लोग इस फैसले के हक में नहीं थे। चंद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, दूसरों ने मोतदिल शख्सियत की ज़रूरत पर जोर दिया, लेकिन अक्सरियत का वोट इनको ही मिला। हमास के एक और अहदेदार जो 2 रोज़ा इजलास में शरीक थे का कहना था कि अबू उमर हसन को इसलिए सरबराह तैनात नहीं किया गया क्योंकि तंजीम से बाहर इनको कम ही लोग जानते हैं। जबकि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद योजा सवार की शोहरत आलमी सतह पर फैल चुकी है। 7 अक्टूबर के बाद योजा अरब और इस्लामी दुनिया में बहुत मशहूर हुए और ईरान समेत मुज़ाहमत करने वालों के साथ इनके करीबी ताल्लुकात हैं। जंग के दौरान इनकी तैनाती इसराइल के लिए वाज़ह पैगाम था। मुज़ाहमत करने वालों से इनकी मुराद मुसल्लह ग्रोहों का नेटवर्क है जो अपनी ईरानी हिमायत याफ्ता है। इनमें लबनान से हिजबुल्लाह भी शामिल है। बहुत से अरब और मगरबी ओहदेदारान ने हमास को समझाया कि वो योजा सवार को सरबराह मुंतखब करने से गुरेज करें, मगर फिलहाल तनाज़ा से जुड़ा शोर बढ़ रहा है और हमास में सबसे ज़्यादा शिद्दत पसंदाना शख्सियत योजा सवार हैं, जो अगर जिंदा रहे तो अगले 5 साल तक तंजीम की क़यादत करने को तैयार हैं।